अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं आजकल बांग्लादेश की देखभाल वही कर रहे हैं, यानी कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो उनकी है, जिसको कि लग ये रहा है कि वो फिलहाल हटाने के मूड में नहीं है और इलेक्शन के लिए भी वो कुछ ना कुछ आए बाएं शाएं कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो बहरहाल अमेरिका ने जो है वो एड बंद कर दी है बांग्लादेश की, हमारी भी की है वैसे तो। खैर, हम अपने दुख आपको बाद में सुनाएंगे, पहले हम आपको बांग्लादेश का बताते हैं। तो जी, बांग्लादेश के जो है वो जो कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई। और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को एक और बड़ा झटका। और वो ये कि जी अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है कि जी डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया गया है। और ये बात यकीनन जो है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब कहा यही जाएगा कि ये तो कोई राह की साजिश लगती है। जी हाँ, यानी कि अब एक बार फिर जो है वो तमाम तोपों का रुख जो है वो भारत की तरफ हो सकता है और हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जाए कि जी स्विट्जरलैंड वाले तो हमें पैसा देने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि मोदी जी ना तो खुद पैसा निकालते हैं ना ही किसी को देने देते हैं। तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो पहले तो अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते के साथ ही जो है ट्रंप साहब ने पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज के फंड जो थे वो बंद कर दिए या सस्पेंड कर दिए गए थे। और अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश के फंड जो हैं वो रोक दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिए जा रहे थे वो अब बांग्लादेश को फिलहाल नहीं मिलेंगे। कितने टाइम के लिए बंद किए गए हैं ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो अगर कुछ अर्से के लिए भी बंद कर दिए गए हैं तब भी बांग्लादेश को काफी मुश्किल देखने में आ सकती है। हमारा क्या है जी, हम तो चाइना से ले लेंगे, हम तो सऊदिया और उसके बाद कतर, कुवैत, ओमान और ना जाने कितनी कंट्रीज हमारी हिट लिस्ट पर है और हम वहीं से जाकर उनसे और पैसा ले लेंगे। जब तक अमेरिका नहीं देगा तब तक हमारा गुजारा तो चल जाएगा। ऊपर वाले ने हमें काम से बचा के रखा हुआ है, हम मांग मांग के गुजारा कर लेते हैं और उसके बाद हमारा काम जो है वो चलता रहता है। अगर कोई हमारे काबू में नहीं आ रहा तो समझिए कि वो मोदी जी नहीं आ रहे। हम तो यहाँ से क्या क्या पढ़ के फूके मारते हैं, लेकिन मोदी जी तौबा करें। ये जरूर कहा जा रहा है कि भारत का जो बजट आया है इस बार, जी वो बजट कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा है। और ये देखिए उनकी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो है ये और बातें कि काफी दिनों से लोग नाराज थे और कह रहे थे कि जी ये कोई जो पब्लिक है उसके कोई फायदा नहीं है इस बजट का, ये है वो है। लेकिन खैर वो बातें हम बाद में समझेंगे और आपको बताते रहेंगे, बल्कि आप हमें बताइएगा। बहुत से लोग जो हमें भारत से देखते हैं, आप हमें बताइएगा कि आपका बजट कैसा रहा और बजट की कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पसंद, ताकि हमें भी जरा पाकिस्तान में बैठे बैठे पता तो लगे कि चल क्या रहा है। लेकिन बात सारी ये कि आप तो जानते ही हैं कि जी हमारे बजट का तो जो होना था तो होना था, लेकिन बहरहाल इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमारे लिए तो इतनी फिक्र की बात नहीं है कि हम कभी चाइना से पैसा पकड़ लेंगे। अब वैसे चाइना भी भारत के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा हमें उधर भी डाउट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन असल में प्रॉब्लम में फंसी है बांग्लादेश की गवर्नमेंट, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है आप जानते हैं कि उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा कि अब वो करे तो क्या करें। जी हाँ, और अब देखते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें आगे कैसे बढ़ती है। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आई हुई है अमेरिकन हसीना। जी हाँ, और अमेरिकन हसीना जो आई है, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था कि इनका कहना यह है कि इनको कराची के किसी लड़के ने, जो कि 19 साल का बताया जाता है, इनको प्यार का झांसा देकर और अपने प्यार के चुंगल में फंसाकर इनको जो है वो बुला लिया पाकिस्तान, कराची। और उसके बाद खुद जो है खुद वो चंपक हो गया, यानी खुद वो गायब हो गया है और पूरी फैमिली समेत, और कहीं मिल नहीं रहा है। अब इन साहिबा को बार बार कहा जा रहा है कि जी आप वापस अमेरिका चली जाएं, तो वो कह रही है कि जी मुझे टिकट लेके दो। यानी कि जो काम पाकिस्तानी बाहर जाकर करते हैं कि कहते हैं नहीं मेरे पास वापसी का टिकट नहीं है, वो काम ये साहिबा कर रही है। और इनका ये कहना है कि इनके पास वापसी का टिकट नहीं है। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि वो उनको कराची पसंद नहीं आया। जी ठीक है, हमने कौन सा आपसे ओपिनियन लेने के लिए बुलाया था, लेकिन खैर उनका कहना ये है कि उन्हें कराची की रोड्स पसंद नहीं आई है, कराची के जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो उनको पसंद नहीं आया है। और इसी तरह की कई चीजें उन्होंने कहा है कि कराची में नई बसों, गाड़ियों की और साथ साथ टैक्सियों की अशद जरूरत है। जी हाँ, उन्होंने तीनों चीजें गिनाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
कि उन्हें मंथली $3000 जो है वो दिए जाएं, और उसके अलावा उन्होंने जो है और भी कई एक तकरीबन $1 लाख और मांगे, और उनका ये कहना है कि वो कराची के लिए बहुत कुछ कर सकती है। यानी कि हम इनके अमेरिका वालों के जाके पांव पकड़ पकड़ के हम भीख मांगते हैं, भाई हमें डॉलर दे दो, हमें डॉलर दे दो। ये कोई नई हमारे साथ जो है वो गेम खेली जा रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुझे इसमें कोई हाथ लगता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ मुझे लगता है इसमें मोदी जी का भी कोई रोल है। यानी कि उन्होंने अमेरिका से यहाँ पर जो है ये लेडी भेज दी है, और बजाय इसके कि ये आके हमें डॉलर देती, ये उल्टा हमसे ही डॉलर मांग रही है। मतलब ये कि ये तो जिसे कहते हैं ना कलयुग है, या कलयुग कल कलजुग है, सॉरी कलजुग बोलते हैं ना, कलजुग है जी। कि यानी हद हो गई, जहां जाकर हम पैसा मांगते हैं वो लोग आकर हमसे पैसा मांग रहे हैं। मतलब ये कि ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कि तो लेने के देने पड़ गए। जिन साहब ने इनको बुलाया था वो सोच रहे होंगे कि ये आएंगी तो ये अपने साथ कोई डॉलर भी लेकर आएंगी और साथ ही साथ वीजा भी लाएंगी, लेकिन ना तो ये वीजा लाई है और ना ही ये डॉलर लाएंगे। अब इनका कहना ये है कि ये पाकिस्तान की सिटीजन हो गई हैं क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है फोन के ऊपर उन साहब से, तो अब पाकिस्तान के ऊपर ये ड्यूटी है कि पाकिस्तान इनका खर्चा उठाए। और वो खर्चा कितना है जी? तकरीबन $3000 ये मंथली मांग रही है। मतलब $3000 इनको देंगे तो वो, मतलब हमारे यहाँ तो हम खुद जगह जगह पे कटोरा लेके घूम रहे होते हैं कि हमें कोई डॉलर दे दे, तो हम $3000 इनको कहां से देंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। कभी खबर आती है कि ये वापस जाने के लिए तैयार हो गई है, कह रही है टिकट दे दो, कभी कहती है मैंने इधर ही रहना है, मुझे कोई टिकट विकट नहीं चाहिए, कभी कहती है उस लड़के को ढूंढ के लाओ, कभी कहती है मेरी शादी हो चुकी है, और कभी कहती है मुझे यहीं रहना है, मैं तो पाकिस्तान की बहू हूँ। और कभी कुछ खबरें आती रहती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई वीडियोज ऐसी भी आई जिसमें लोगों ने कहा कि वो इनसे शादी करने के लिए तैयार है, बस ये मुसलमान हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है, 52 के 56 इस्लामिक कंट्रीज है, इतने सारे मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसके बाद भी इस्लामोफोबिया साला हमें ही हो जाता है। हमें ही लगता है कि लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें ही लगता है कि लोग हमारे इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि इतने ज्यादा लोग जहां जिस रिलीजन के हो उसके पीछे कौन पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि लोगों को एहतियात इस तरह से करनी चाहिए कि अगर आपको रिलीजन नहीं पसंद, ना पसंद, आप फॉलो भी मत कीजिए, आप देखिए भी मत, आप पढ़िए भी मत, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान पे खेल जाते हैं, और वो ये बताने के लिए कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद है वो कुछ भी कर जाते हैं। और ऐसे ही एक इराक के एक साहब जो है, और इनके बारे में भी आप लोगों ने यकीनन पढ़ा और सुना होगा। ये इराक के हैं, और इराक के थे मतलब, और इनका जो है ये स्वीडन में इनको गोली मार दी गई। उसकी रीजन ये बताई गई कि इन्होंने कुरान के कुछ पेजेस जो है वो जलाए थे, या कुरान को जलाया था। खैर मैं उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आपको अगर इख्तिलाफ है, आप अगर पसंद नहीं करते किसी रिलीजन को, तो मत कीजिए, आप फॉलो भी मत कीजिए। आपको हरगिज जो है कोई नहीं कह रहा कि आप कुरान पढ़िए, या आप कुरान को पसंद कीजिए, या आप इस्लाम को पसंद कीजिए। आपको नहीं पसंद, आप किसी भी दूसरे रिलीजन में जा सकते हैं, और अगर नहीं जाना चाहे तो वैसे भी आम तरीके से भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे, क्या चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, आप उसको जलाएंगे, तो डेफिनेटली उसको मानने वाले जो है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, खास तौर पे इस्लाम के मानने वाले। मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि इंसाफ को जान से मार दिया गया, इनको गोलियां मार दी गई। जब ये स्वीडन जैसी जगह पे महफूज नहीं है, तो आप सोचें पाकिस्तान जैसी जगह या हिंदुस्तान जैसी जगह, जहां पे खास तौर पे पाकिस्तान, जहां पे टीएलपी और कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं जो कि लोगों को जिंदा जला देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक लोग होते हैं। तो कभी भी अपनी जान जोखों में मत डालिए, कभी भी अपने आप को उस जगह पे ना ले जाइए जहां पर आपकी जान को खतरा हो जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि इन लोगों को जब स्वीडन जैसी जगह पे कोई अरेस्ट नहीं कर पाया, स्वीडन जैसी जगह पे इंसाफ को कोई बचा नहीं पाया, और इसी तरीके से यूरोप में, अमेरिका में और कहाँ कहाँ पे इन लोगों के को इस तरीके से अटैक किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। तो प्लीज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई रिलीजन पसंद नहीं है, आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, उसकी किताब भी मत पढ़िए, उसकी मस्जिद, मंदिर, चर्च में भी मत जाइए। आप बिल्कुल वही कीजिए जैसे आप रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, अगर आप पेजेस जला देंगे या आप किसी भी रिलीजियस बुक को जला देंगे, तो उसके मानने वाले जो हैं वो कुछ इस माइंडसेट के हैं कि उनके लिए वो किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की जिंदगी नहीं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलीजियस बुक से बढ़कर जो है किसी इंसान की जिंदगी होती है, और हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी रिलीजियस बुक के जला देने पे, फाड़ देने पे या कुछ करने पे आप किसी इंसान की जान ले लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
दुनिया में ये होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में भी यही होता है। इसी वजह से मुस्लिम्स के लिए जो है लोगों के दिलों में नफरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी ये हरकतें बंद करें और इस तरह से लोगों की जानें ना लें। इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि किसी भी रिलीजियस बुक से बढ़कर जो है किसी इंसान की जान होती है, और आप उसको, ठीक है, आपको नहीं पसंद आई उसकी बात, आप जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको अरेस्ट करवा सकते हैं, और जो भी कानून है उस कानून के हिसाब से उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी की जान ले लेंगे तो इससे आप हरगिज ना तो अपने रिलीजन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और ना ही अपनी कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं। सबका सर शर्म से आपने झुका दिया है। तो स्वीडन में जो ये वाकया हुआ है बहुत अफसोसनाक है। मुझे बहुत अफसोस है कि इन साहब की जान चली गई और इस तरीके से इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और स्वीडन में होते हुए भी वो गवर्नमेंट जो है स्वीडन की, वो इस किस्म के हादसा को रोक नहीं पा रही। लेकिन इन हादसा को रुकना चाहिए और कहीं ना कहीं जाकर हर एक को अपने आगे एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी चाहिए कि इससे आगे आपने नहीं जाना है। और रिलीजन के नाम पे लोगों की किलिंग्स और रिलीजन के नाम पे लोगों को मार देना, ये तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इसके लिए भी डेफिनेटली तमाम कंट्रीज को कोई ना कोई काम, कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए जिसे इम्प्लीमेंट करके इस तरह के हादसात को रोका जा सके। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बात करेंगे आपके और कई लोगों के, कह लीजिए कि जाने पहचाने पन्नू जी की। जी हाँ, ये जो कनाडा में एक खालिस्तान ग्रुप बना होता है और उसके लिए बार बार बात की जाती है कि जी खालिस्तानी है कि क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई है कि खालिस्तानी है, मगर खालिस्तान कहाँ है पता नहीं। तो ये जी एफबीआई के जो चीफ हैं काश पटेल साहब ने ऑर्डर किया है कि पन्नू सिंह जो है, यानी कि ये जो पन्नू है, इनके लिए जी जो सिक्योरिटी रखी गई है वो हटा ली जाए। अब आप ये सिक्योरिटी हट जाएगी और आप देखेंगे कि ये इतने फालतू आदमी है कि इनको किसी ने उंगली भी नहीं लगानी। ये वैसे ही एक हवा बनाया गया है कि जी अब पन्नू की जान बड़े खतरे में है और जी इसको जो है ना वो इसके लिए सिक्योरिटी दे दें और ये दे दें। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हीरो बनने के चक्रों में है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसे हमारे कई भारतीय दोस्त भी कहते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर भी हैं और कई जगह पर, और वो बात करते हैं कि जी खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, खालिस्तानी कहलाते हैं, मगर खालिस्तान है कहाँ ये तो बता दो। मतलब अगर कनाडा में बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कनाडा में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने भारत में बनाना है तो पाकिस्तान वाले ज्यादा खुशियां ना मनाए इसलिए कि वो लाहौर तक और उसके आगे तक भी अपने खालिस्तान को ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हर उस जगह पे जाके अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए जहां आपकी जरूरत नहीं है। कभी हम कश्मीर कश्मीर करने लगते हैं तो अचानक से हमें खालिस्तान वालों के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत पेश आ जाती है या याद आ जाता है, जबकि हमें चाहिए कि पहले हम अपने आप को तो देख लें। उधर एक तरफ हमारा जो है, जिसे कहना चाहिए टीटीपी वालों ने हमें रोज कान के नीचे दो लगाए होते हैं, और अब बीएलए वाले जो हैं वो भी शुरू हो गए। पता नहीं क्या हुआ है, मौसम ठीक हो गया है या अचानक से उड़ गए, हुआ क्या है। वो मारकाट डिशुन चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बोला जो है वो बहुत कम लोग बोलेंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बहुत कम लोग बोलेंगे कि केपीके में क्या हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो जी सिर्फ पंजाब में हो रहा है। लेकिन पंजाब की भी हालत वो है ना कि आप अगर चले जाएं पंजाब में तो आपको पता लगेगा कि पंजाब में भी गुर्बत की हालत क्या है, और लोग जो है उनके पास जहर खाने को पैसे नहीं है मेरी तरह। लेकिन बहरहाल इस चीज के ऊपर भी हम बात तो हम करते ही रहेंगे और हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी कनाडा के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत चल रही है, और उसमें ही जो है वो एक बड़ी खूबसूरत सी इंडियन ओरिजिन की जो लेडी है, यानी कि उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, रूबी डल्ला ऐसे करके कुछ नाम है उनका। तो ये लोग नाम इतने मुश्किल रखते हैं इंडियन, मेरी समझ में नहीं आते, इतनी मुश्किल से मुझे इनके नाम याद होते हैं। तो खैर रूबी डल्ला साहिबा जो है, इनको कहा जा रहा है कि जी ये हो सकता है कि ये कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और ना भी बनी तो अब भी रेस में तो शामिल होंगी। यानी कि भारत जो है हर जगह पर हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे हैरत है कि पाकिस्तानी भी तो इतने सारे हैं, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह बैठे हुए हैं। तो आखिर ये किसी ऐसी जगह हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते। लेकिन डेफिनेटली उसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत के लोग जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, भारत के लोग अपने आप की प्रोजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए, इसलिए कि सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और जिसे कहा जाता है कि सारी जिंदगी इंसान सीखता रहता है और सीखकर ही अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हमारे लोग जो कनाडा में और अमेरिका में और यूरोप में और गल्फ में जगह जगह रहते हैं, उनको चाहिए कि वो भी कुछ देखें, सीखें और समझें
कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए। खैर, बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब जी ने कहना यह है कि बानी पीटीआई ने इमरान खान को ऐसा तासुर नहीं देंगे जिससे वो नवाज शरीफ बन जाए। अब इसका क्या मतलब है? अब इस बात का मुझे तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब ये क्या कह रहे हैं कि इमरान खान कोई भी ऐसा इंप्रेशन नहीं देंगे जिससे कि वो नवाज शरीफ बन जाए। खैर, इमरान खान नवाज शरीफ बन भी नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त अगर किसी बात करने की जरूरत है, अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है पाकिस्तान में हर किसी को, तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी है। इसलिए कि हमारी इकोनॉमी की वाट लग चुकी है और हमें, जैसे कहते हैं ना, दिन में तारे जो है नजर आना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आ रहा नहीं है। वो अमेरिका से जो ग्रुप आया था, वो तो आप जानते हैं, इस तरह के तो कई ग्रुप आ चुके हैं। आपको याद होगा कुछ कुछ टाइम पहले सऊदी अरब से 30 के करीब अरब्स आए थे, या 30 के करीब जो है वो वहां से सऊदी अरब के सिटीजन आए थे, और कहा यह गया था कि जी ये बिजनेस कम्युनिटी से हैं, ये पाकिस्तान में देखने आए हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। वो आए, उन्होंने खाया पिया और डिकार मारे बगैर ही वापस चले गए। अब अमेरिकन आए हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही है, सारे के सारे मुफ्तखोरे हमारे यहाँ क्यों आ जाते हैं? मतलब ये कि मतलब कुछ और तो कर नहीं पाते, अपने डेलीगेशन लेके हर दूसरे दिन आ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम तो पाकिस्तान देखने के लिए आए। और हमारे लोग बढ़ बढ़ के उनकी खातिर कर रहे होते हैं, उन्हें 5 स्टार होटल में ठहराया जा रहा होता है, खाना पीना और सब कुछ चल रहा होता है, डाइन एंड वाइन, आपको पता है ना। तो वो सब कुछ चल रहा होता है और उसके बाद जी वो कहते हैं एमओयू साइन करते हैं और फिर कहते हैं हाँ हम बताएंगे और फिर वापस चले जाते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। मैं तो कहती हूँ पहले पैसा रखवाया करो इन लोगों से। अगर इन्होंने कहा है कि ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50% या 25% पैसा पहले ले लें, उसके बाद एमओयू साइन कराएं इनसे, उसके बाद इनसे कोई इंटरव्यू करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए कि बार बार आते हैं और हमें टोपी ड्रामा करके निकल जाते हैं। वैसे तो हम कब से मोदी जी के पीछे भी लगे हुए कि मोदी जी कुछ पैसा ढीला कर दो। अभी देखें उन्होंने बजट लाए, बजट के लिए सब वाह वाह कर रहे हैं, कह रहे जी मोदी जी ने बड़ा अच्छा बजट दिया है और कई लोगों के पता टैक्स है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए मोदी जी, यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अब हमसे अच्छे पड़ोसी आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमें बदल तो सकते नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान उठाएंगे और हम कनाडा ले जाएंगे, या आप हिंदुस्तान उठाएंगे अमेरिका चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अमेरिका से याद आया कि मोदी जी जी हाँ इसी मंथ में फरवरी में जो है वो अमेरिका भी जाने वाले। अब अमेरिका जाके पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी नई पट्टियां पढ़ाकर आएंगे। इसलिए कि मोदी जी के जाए बगैर ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा हाल खराब करके रखा हुआ है। आप देखते हैं ना, कभी कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं जो है वो हमारे फंड बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए, क्या कुछ कर दिया। तो सोचें अगर मोदी जी ने यहाँ से बैठे बैठे ये सब कुछ कर लिया तो कहीं मोदी जी खुदा ना खस्ता अमेरिका पहुंच गए, फिर तो मोदी जी ने सही वो स्टार प्लस की हीरोइनों वाला काम करके आना है कि डिशिंग 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 वो चलती है ना म्यूजिक, वही चलेगी और पता लगेगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि बस ठीक है जी पाकिस्तान के सारे फंड बंद कर दो, इनके F-16 F-17 F-18 F-19 कुछ नहीं उड़ेंगे हमारे। तो बस ये ना हो जाए, इसी वजह से मुझे जो है ना थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि मोदी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और इतना बड़ा जो बजट बनाया है, डिफेंस बजट पे इतना पैसा लगा दिया, हालांकि हमारा तो लड़ने वड़ने का कोई इरादा है नहीं। रह गया चाइना, चाइना को तो वैसे ही आप लोग लाते घूंसे मारते, आपने तो पहले ही सेट करके रखा है कि बॉर्डर पे आप लोगों ने लड़ना है लेकिन गोलियां नहीं चलानी। आप तो वैसे ही चपेड़े चुपोड़े लगाकर, वो जो आपने देखा था ना कि वो क्या नाम है उनका, वो मेजर साहब, मेजर दानवीर जो है, वो बोल रहे थे कि चपेड़े चुपड़े लगाकर और वहां से वापस आ गया था भारत। तो वही वाली चीज, अरे मुझे क्या कहते हैं उसको, मेजर दानवीर से मुझे याद आया कि एक क्लिप और मैंने उनका देखा, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और उसमें भी वो मतलब बड़े मजेदार सी कुछ बात कर रहे हैं राधा की और इसी किस्म की, तो वो मैं आपको सुनवाती हूँ। तरह से लेकिन सॉरी, आपके यहाँ नॉर्मल तेल होगा तो राधा थोड़ी नाचेगी, रजिया नाचेगी। कोई बात नहीं सर, दोनों हार से मतलब नाचने से नाच सकेगी उतने तेल में, अगर स्लिप ना हो जाए वो एक अलग बात है। नहीं स्लिप नहीं होगी। जी जी, तो ये थे मेजर दानवीर सिंह, आपने देखा। तो जी हम बड़े अच्छे हमारे शोज हुआ करते थे, बड़ा हमारा हंसना बोलना था। और उसके बाद आजकल जो है मेरा ख्याल है वो डीडी पे शो कर रहे हैं तो थोड़ा बिजी हो गए। जैसे ही टाइम मिलेगा हम उन्हें गन पॉइंट पे लाके अपने शो में बिठा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे कहा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है उसकी आपस में बातचीत होनी चाहिए, आपस में रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि मोदी जी यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं मोदी जी किन
चक्रों में और किन सोचों में बैठे रहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ देखने का उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जिस स्टारलिंक के जो ओनर है यानी कि एलन मस्क से उनसे जी कहा यह गया है कि हम स्टारलिंक तो ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। बेचारे कह रहे हैं कि उनका घर में आटे के पैसे नहीं है एलन मस्क के। वो सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट कर लेगा उनसे स्टारलिंक का तो फिर वो अपने घर का आटा ले पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उनसे कहा है पहले हमसे माफी मांगो, पांव पड़ो हमारे पांव, ठीक है, उसके बाद हम स्टारलिंक लेंगे। और माफी किस चीज पे? उसी चीज पे जी, वो जो ग्रूमिंग गैंग है उसके लिए जो एलन मस्क साहब ने बोल दिया कि जी वो तो पाकिस्तान के लोग हैं, इसको एशिया के लोग ना बोला जाए। तो मतलब ये कि एलन मस्क साहब आप मतलब कुछ भी बोलेंगे और फिर आप समझेंगे हम आपके साथ कोई बिजनेस करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जी सेनेट की कमेटी ने कह दिया है एलन मस्क को पाकिस्तान से माफी मांगनी पड़ेगी और जब वो माफी मांगेंगे तभी हम कोई बात करेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे और तभी हम इनके साथ कोई बिजनेस के बारे में सोचेंगे। वरना तो ये भूल जाएंगे पाकिस्तान इनके साथ कोई बिजनेस करेगा। इसलिए कि हम लोगों का गुस्सा बहुत खराब है, आप लोगों को तो मालूम ही है ना, हम ऐसी तैसी कर देते हैं लोगों की। इस पे मत अतराएं कि उनके पास पैसा है तो हमें कौन सा दे देंगे यार वो पैसा, ठीक है ना। जो हमें पैसा देता है हम तो सिर्फ उसके साथ अच्छे से रहते हैं, बाकी तो आपको पता है कि हम टकरे मारते रहते हैं। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ये जरूर कह दें कि मोदी जी को एक बार फिर कह रही हूँ कि मोदी जी बजट तो आ गया है लेकिन बजट में कुछ हमारे लिए भी रख लेते तो अच्छा था। लेकिन जब मैंने ये बात मोदी जी को फोन पे कही तो आपको पता है मोदी जी ने क्या कहा? लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये मोदी जी तक आवाज कैसे चली जाती है हमारे रोने की। लेकिन बहरहाल बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। यहां से मैं चलती हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डेली डोज देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।